एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन अपने सीए इंटर के कॉरपोरेट लॉ का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन कंपनी क्या होता है। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner। तो ये है आपकी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और जो फॉरेन कंपनी है तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब जो फॉरेन कंपनी है वो आपकी जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उन्हीं का एक पार्ट है, उन्हीं के अंदर आती है। जैसे कि जो फॉरेन कंपनी है उसका आपका बिजनेस प्लस इंडिया में होना चाहिए, या फिर वो इंडिया में कोई बिजनेस कंडक्ट करती रहनी चाहिए। लेकिन कोई अगर ऐसी कंपनी है जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के, लेकिन उसका कोई बिजनेस प्लस इंडिया में नहीं है, तो उसको हम कहेंगे सिर्फ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और जिस कंपनी का आपका बिजनेस प्लेस इंडिया में है या फिर वो इंडिया में बिजनेस करती है वो हमारी हो जाएगी फॉरेन कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली कैरी करना बिजनेस को। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो मेन सर्वर है वो इंस्टॉल इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड है वो इंक्लूड करता है ये चीज़ें बिजनेस टू बिजनेस, जो आपके बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस, डेटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शंस। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आता है। उसके बाद आता है ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, इनवाइटिंग डिपॉजिट्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज़ इंडिया और फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर कोई इंडिया के सिटीजन से डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करता है तो वो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ही आएगा। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ही आएंगी। फिर ऑनलाइन सर्विस सच एज टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, ये सब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ही आएगा। और उसके बाद ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज जो भी हैं ये सब आपकी आएंगी इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ही। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। तो जो आपका ये एक्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज, तो आपको सेक्शन 380 से 386 और सेक्शन 92 और 93 जो आपके हैं वो आपके अप्लाई होते हैं फॉरेन कंपनीज पे। तो इस चैप्टर के आपके 380 से 386 तक और 392 और 393 ये सेक्शंस आपके फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई होंगे। और उसके अलावा एक तीसरी टाइप की कंपनी भी है। एक तो आपकी ये हो गई कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसी के अंदर आपके आ जाती है फॉरेन कंपनी जिनका बिजनेस प्लेस इंडिया में होता है या फिर बिजनेस इंडिया में करती हैं। और उसके बाद आपकी एक कंपनी है वो है जिसका कम से कम 50% पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इज़ हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, by one or more companies, body corporate incorporated in India, by one or more citizens of India, या फिर by one or more companies और body corporates of India। तो अगर इनके द्वारा किसी फॉरेन कंपनी 50% तक का कैपिटल या उससे ज़्यादा कैपिटल अगर कंट्रोल करती हैं तो उन कंपनी के ऊपर भी ये सेम प्रोविज़न ही हमारे अप्लाई होंगे। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनीज की। फॉरेन कंपनी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रजिस्ट्रार को डिलीवर करने होते हैं, तो ये है आपका सेक्शन नंबर 80। तो एवरी फॉरेन कंपनी सेल विद इन 30 days ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डिलीवर टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर। चार्टर का मतलब जैसे हमारे यहाँ मेमोरेंडम होता है वही वैसा ही उनके यहाँ जो चार्टर होता है फॉरेन कंपनीज में वो, और अगर आपका मेमोरेंडम है तो वो आर्टिकल है तो वो आपको ROC के पास 30 days के अंदर अंदर सबमिट करना होता है। The instrument, if the instrument is not in English language, a certified translation thereof in the English language। अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंग्लिश में नहीं है तो उसका एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए।
और उसके साथ ही आपका कंपनी का फुल एड्रेस जो आप जहाँ रजिस्टर्ड है और जो आपका प्रिंसिपल ऑफिस है कंपनी का किसी और देश में वो भी आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आपकी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी है कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आपकी उसके बाद जो डायरेक्टर्स और आपकी जो कंपनी सेक्रेटरी हैं उनकी लिस्ट भी आरओसी के पास आपको भेजनी होती है और उसके अंदर आपका ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। आपका जो उनका नाम, पर्सनल नाम एंड सरनाम इन फुल, एनी फॉर्मर नेम और नेम्स एंड सरनेम्स और सरनेम्स इन फुल, फादर्स नेम और मदर्स नेम और स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका, नेशनैलिटी जो आपके डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी हैं उनका, और आपका इफ़ द प्रेजेंट नेशनैलिटी इज़ नॉट द नेशनैलिटी ऑफ द ओरिजिन, अगर वो जहाँ पे जो उनकी अभी नेशनैलिटी है वो उनकी जन्म की नेशनलिटी है या नहीं है वो भी आपको बताना होता है। उसके बाद उनका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू पासपोर्ट का और कंट्री ऑफ इशू। उसके बाद इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर आपको अगर है तो। उसके बाद ऑक्यूपेशन उनका क्या है। उसके बाद वेदर डायरेक्टरशिप इन एनी अदर इंडियन कंपनी, क्या वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं, ये भी बताना होता है। उसके बाद अदर डायरेक्टरशिप और डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम, या फिर अगर वो कोई कहीं और भी डायरेक्टर है वही बताना होता है। उसके बाद मेंबरशिप नंबर उसका अगर कोई है एंड ईमेल आईडी उसकी आपको बतानी होती है। तो ये चीज़ें जो डायरेक्टर्स और जो कंपनी सेक्रेटरी की आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी उनके अंदर उनकी ये इन्फॉर्मेशन आरओसी के पास भेजनी होती है। उसके बाद है आपका नेम एंड एड्रेस और द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ वन और मोर persons resident in India authorized to accept on behalf of the company services of process and any notices or other documents required to be served on the company। अगर कंपनी को मतलब कोई नोटिस या डॉक्यूमेंट भेजने हैं कंपनी को, तो जो ऑथराइज बंदा है इंडिया का सिटीजन जो उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है तो उसके नाम और एड्रेस उसमें देने होते हैं। उसके बाद आपका फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी आपको देना होता है जहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। उसके बाद आपके पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, इससे पहले आपने कहाँ का जो बिजनेस ओपन किए हैं क्लोज किए हैं वो भी आपको बताना होता है। फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज़ एवर बीन कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये इन इंडिया और अब्रोड, तो ये आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है। उसके बाद आपकी और कोई इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो। फिर आपको जो फिर आता है आपका फॉर्म, प्रोसीजर एंड टाइम फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपका फॉर्म कौन सा लगेगा, प्रोसीजर क्या है और आपका टाइम कितना, अब वो देखते हैं इन सारे कंप्लाइंस को, इन सारे फॉर्म्स को आपको फिल करने का। द अबव इन्फॉर्मेशन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो जो भी हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन ऊपर पढ़ी है आपकी, वो सब इंडिया में बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट होने के 30 days के अंदर अंदर और उसी के पास जमा हो जाना चाहिए। इन फॉर्म FC1 अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 381। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका फॉर्म नंबर FC1 में प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है उनके साथ आपके आरओसी के पास 30 दिन के अंदर जमा करने होते हैं। उसके बाद ऑफिस वेयर डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो आपका जो फॉरेन कंपनीज का जो ऑफिस है, जो आपका रजिस्ट्रार है, वो हमेशा होगा आपका रजिस्ट्रार ऑफ आपका जुरिडिक्शन ऑफ ओवर न्यू दिल्ली। तो जो भी आपका नई दिल्ली का रजिस्ट्रार है वही हमेशा हर फॉरेन कंपनी का रजिस्ट्रार रहेगा, वहीं उनको सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस हमेशा जमा करनी होगी। If any foreign company ceases to have a place of business in India, it shall forthwith give notice to fact the registrar। अगर कोई भी कंपनी है जो वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बंद करती है तो उसको उस चीज़ का रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना होता है। उसके बाद आता है आपका फॉर्म, प्रोसीजर एंड टाइम विद इन विच अल्ट्रेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इंटीमेटेड टू रजिस्ट्रार। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में अल्ट्रेशन हुआ है और उसके बाद उसको सबमिट करना, तो उसके लिए टाइम और प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। तो ये भी आपका जो है द फॉरेन कंपनी सेल विद इन 30 days ऑफ सच अल्ट्रेशन डिलीवर टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ए रिटर्न कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द अल्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो आपका 30 days के अंदर जो भी आपके अल्ट्रेशन है वो आपके रजिस्ट्रार के पास फाइल करने होते हैं फॉर्म नंबर 2 में। उसके बाद बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज।
Every foreign company shall make out a balance sheet and profit and loss account in such form containing such particulars and including or having attached or annexed thereto such documents as may be prescribed. तो and deliver a copy of those documents to रजिस्ट्रार। हर फॉरेन कंपनी को आपके हर साल जो है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और वो आपके जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रजिस्ट्रार के पास सबमिट भी करने होंगे। एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 3। तो जो भी आपकी फॉरेन कंपनी है उसको भी आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपके कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही बनाने पड़ेंगे। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज गिवन अबव शैल नॉट अप्लाई और शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज में बी स्पेसिफाइड। तो आपके अगर आपकी कोई ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होंगे या फिर कुछ एग्जाम्पशन होगा तो वो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकती है ये चीज़ें। और अगर आपके डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में नहीं है तो वही आपका एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद एवरी फॉरेन कंपनी शैल सेंड टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द documents required to be delivered to him a copy of list in the prescribed form of all the business places established by company in India as date with the reference to which the balance sheet referred in section 381। तो जो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उसमें जहाँ भी कंपनी ने अपने बिजनेस जो भी आपकी कंपनी के बिजनेस प्लेसेस हैं वो सब भी उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होंगे। और ये जो आपके बिजनेस प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन जो आपकी जाएगी वो जाएगी आपकी फॉर्म नंबर FC3 में लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड बाय द फॉरेन कंपनी इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 2014 एवरी फॉरेन कंपनी सेल अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अटैच देयर टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके रजिस्ट्रार के पास जाती है उनके साथ आपके ये डॉक्यूमेंट्स भी जाने चाहिए। पहला है आपका स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, जो भी आपने अपनी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करे हैं उनकी स्टेटमेंट जानी चाहिए। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो आपके प्रॉफिट्स कैसे आपके वो कैसे पार्ट प्रॉफिट्स के कैसे हुए हैं, पार्टीशन कैसे हुआ है प्रॉफिट का, वो भी आपका जाना चाहिए। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, तो ये भी आपका ये आपके डॉक्यूमेंट्स भी उसमें जाने चाहिए। All these documents shall be delivered to the registrar within a period of six months to the close of financial year of the foreign company। तो फॉरेन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ROC के पास भेजने होते हैं। और कुछ स्पेशल रीजन्स की वजह से आपका जो ROC है वो आपका टाइम एक्सटेंड कर सकता है 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम। उसके बाद बात करते हैं ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। तो जो आपका ऑडिट है every foreign company shall get its account pertaining to the Indian based operations prepared in accordance with the section 381 rules and shall be audited by a practicing chartered accountant in India or a firm or limited liability partnership of practicing chartered accountants। तो जो भी आपका ऑडिट है वो आपका इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो फर्म्स हैं उन्हीं से किया जाएगा। उसके बाद आपका डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। तो जो आपका नाम है वो आपका हर ऑफिस के बाहर प्लेस होना चाहिए जहाँ भी आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है। और वो आपका नाम है जो वो इजीली लेजिबल इंग्लिश कैरेक्टर्स में होना चाहिए। और जो जिस लोकेलिटी में कंपनी का ऑफिस है उस लोकेलिटी की लैंग्वेज में भी होना चाहिए। The name of the company and of the country in which the company is incorporated to be stated in legible English characters in all the business letters, billheads, letter paper and in all notices and other official publications। जो भी कंपनी के लेटर्स हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, नोटिस हैं, उन सब में आपकी कंपनी का नाम और जहाँ भी जिस देश में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो आपका लिखा होना चाहिए। और जो आपकी अगर कंपनी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो वो भी आपका स्टेट होना चाहिए हर बिल हेड में, लेटर पेपर में, नोटिस में, एडवर्टाइजमेंट में और अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन में। यही बताया जाना चाहिए कि कंपनी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी वाली है
और ये आपके ऑफिस, हर ऑफिस के बाहर भी लिखा होना चाहिए, जहाँ भी आपकी कंपनी जो है वो बिजनेस कर रही है, वही आपका इंग्लिश लेटर्स में। उसके बाद बात करते हैं आपके डिवेंचर्स, एनुअल रिटर्न्स और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के जो आपके रूल्स हैं वो इन कंपनीज पे अप्लाई होंगे। तो जो आपका प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 71 है इशू ऑफ डिवेंचर्स का, वो आपका इस कंपनी पे ऐसे ही अप्लाई होगा। उसके बाद जो आपका प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 92 है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये भी आपका इस कंपनी में ऐसे ही अप्लाई होगा। ये आपको कंपनी को FC4 के अंदर 60 दिन के अंदर आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड से आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, जो भी फॉरेन कंपनी है उसे। उसके बाद जो आपका प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 128 है बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा, ये भी आपका कंपनी इन पे अप्लाई होगा फॉरेन कंपनीज पे। फिर आपका जो प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ये भी आपका इस कंपनी पे फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई होगा। उसके बाद जो आपका प्रोविज़न ऑफ चैप्टर आपका जो 14 है वो भी इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी है, वो भी आपका इन कंपनीज पे सेम तरीके से अप्लाई होगा जैसे आपकी इंडियन कंपनीज पे अप्लाई होता है। उसके बाद है आपका फ़ीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी आपकी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को भेजे जाएंगे तो उनकी जो फ़ीस है वो भी आपके रजिस्ट्रार के पास भेजी जाएगी। उसके बाद आपका बात करते हैं डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस की। तो जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो डेटेड एंड साइंड होना चाहिए, और उसके साथ आपका ये चीज़ें भी कंटेंट उसमें होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, एक ऐसा आपका जो डॉक्यूमेंट जिससे आपका कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पता चल रहा है। उसके बाद जो इनएक्टमेंट ऑफ और प्रोविजंस व अंडर विच द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज अफेक्टेड, और जिन रूल्स और एक्ट्स के अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वो भी आपके प्रोस्पेक्टस के साथ होने चाहिए। उसके बाद आपका जो एड्रेस इन इंडिया वेयर द सेड इंस्ट्रूमेंट इनएक्टमेंट्स और provisions or copies thereof, and if the same are not in the English language, certified ट्रांसलेशन आपका इंग्लिश में होना चाहिए। तो जो भी आपका इंडिया में जहाँ भी ये चीज़ें चेक करी जा सकती हैं वो आपका बिजनेस प्लेस ही मेंशन होना चाहिए, और अगर ये इंग्लिश में नहीं है तो वही आपको ट्रांसलेशन एक होना चाहिए। उसके बाद द डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच द कंपनी वुड बी और वाज इनकॉर्पोरेट, और जिस देश में आपकी कंपनी है और जिस डेट पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी आपका मेंशन होना चाहिए। उसके बाद वेदर द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड इफ सो द एड्रेस ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, अगर कंपनी ने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में एस्टैब्लिश किया तो वो भी आपका उससे मेंशन होना चाहिए। एंड जो आपके ये भी जो प्रोविजन, जो 3 प्रोविज़न है आपके, ये इंस्ट्रूमेंट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके बाद इनएक्टमेंट्स का जो प्रोविज़न है जो आपके इनएक्टमेंट्स के, और जो एड्रेस इन इंडिया आपका जो है जहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोविजन देखे जा सकते हैं, ये चीज़ें आपके उन कंपनीज पे अप्लाई नहीं होंगी। अबव शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ए प्रोस्पेक्टर issued मोर देन 2 years आफ्टर द डेट एट विच द कंपनी इज इंटाइटल टू कमेंस बिजनेस। अगर कंपनी 2 साल से पहले से अपना बिजनेस शुरू कर चुकी है तो फिर वो 3 आपके जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इश्यूड अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्टस सेक्शन। तो नो पर्सन शैल इश्यू टू एनी पर्सन इन इंडिया a form of application for securities of such company or intended company as it mentioned in section 387(1) unless the form is issued with a prospectus which complies with the provisions of this chapter। तो आपका कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडियन पर्सन से आपके वो एप्लीकेशन नहीं दे सकती सिक्योरिटीज़ के लिए जब तक कि उसके साथ प्रोस्पेक्टस आपका इशू ना किया गया हो। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 387 shall not apply to the issue of prospectus और फॉर्म एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिवेंचर्स होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। अगर जो आपकी सिक्योरिटीज़ है वो आपके जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उन्हीं को इशू की जा रही है, डिवेंचर्स होल्डर्स को, तो फिर आपके जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद है आपके प्रोविजंस एज टू एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट। तो जो आपकी अलॉटमेंट है और उसमें आपका जो एक्सपर्ट की कंसेंट है उसके जो प्रोविजंस है वो है आपका No person shall issue, circulate or distribute in India any prospectus for subscription and securities of a company incorporated or to be incorporated outside India। तो कोई भी पर्सन आपका जो है वो ऐसा कोई भी प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं करेगा सब्सक्रिप्शन के लिए ऐसी कंपनी का जो या तो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया या फिर होने वाली है। इफ़ वेयर द प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स ए स्टेटमेंट purporting to be made by an expert he has not given
or has before delivery of the prospectus for registration withdrawn his written consent to the issue of prospectus। तो अगर वो स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें आपका जो एक्सपर्ट है उसने रिटर्न कंसेंट नहीं दी और अगर दी है तो प्रोस्पेक्टस की डिलीवरी से पहले विड्रॉ कर ली है। If the prospectus does not have the effect where an application is made in pursuance thereof, rendering all the person concerned bound by all the provisions of section 33 issue of application of forms for securities। तो या फिर जो भी आपके जो एप्लीकेशन आपकी हुई है उसमें वो सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो आपके कंप्लाई नहीं किए गए हैं, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोविजंस हैं वो। तो आपका बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस के। नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed will not establish a place of business in India। तो कोई भी आपका जो है किसी ऐसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं करेगा सब्सक्रिप्शन के लिए जब तक कि a copy thereof certified by the chairperson of the company and two other directors of the company as having been approved by the resolution of the मैनेजिंग बॉडी हैज़ बिन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रार। जब तक कि आपकी एक कॉपी ऐसी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करने के लिए नहीं भेज दी गई है। द प्रोस्पेक्टर स्टेट्स ऑन द फेस ऑफ इट दैट ए कॉपी हैज़ बिन सो डिलीवर्ड, और आपका जो प्रोस्पेक्टस है उस पर लिखा है कि हाँ आपकी जो कॉपी है वो डिलीवर्ड हो चुकी है। देयर इज इंडोर्स्ड और अटैच्ड टू द कॉपी एनी कंसेंट टू द इशू ऑफ द prospectus required by section 388 and such documents as may be prescribed। और जो भी आपके जो कॉपी अटैच्ड होनी थी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जाने थे कंसेंट वगैरह, वो सब उसके साथ अटैच थे और जा चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट है आपके जो प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन के लिए साथ में जाने चाहिए। एनी कंसेंट ऑफ द इशू टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज एन एक्सपर्ट। तो कोई भी कंसेंट जो किसी एक्सपर्ट से रिक्वायर्ड है वो a copy of contracts for appointments of managing directors or manager and in case of a contract not reduced into writing a memorandum giving full particulars thereof। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट या फिर मैनेजर के अपॉइंटमेंट अगर वो नहीं है तो जो आपका मेमोरेंडम है जो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हो वो। ए कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एंटरिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर्ड बिजनेस विदिन प्रीसीडिंग 2 years। कोई आपके ऐसे मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं थे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं थे, लेकिन वो कंपनी ने किए हैं आपके प्रीसीडिंग 2 years में, वो भी उनकी भी कॉपी कंपनी को भेजनी पड़ेगी। एक कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स आपकी होनी चाहिए। एक कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी आपका होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। Indian depository receipt means any instrument in the form of depository receipt created by a domestic depository in India and authorized by a company incorporated outside India making an issue of such depository receipts। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है डिपॉजिटरी के फॉर्म में जो आपकी जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी है उन्होंने इशू किया एंड ऑथराइज्ड बाय ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसके लिए जो रूल्स है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी रूल्स बनाती है। द ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की कैसे आपकी जो IDR है वो ऑफ़र करी जाएंगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर्स इन प्रोस्पेक्टस, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है प्रोस्पेक्टस में उसके रिगार्डिंग जो आपके रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। फिर आपका जो द मैनर इन विच द IDR शैल बी डील्ड विद इन ए डिपॉजिटरी मोड बाय कस्टोडियन एंड द अंडरराइटर्स, और कैसे जो आपकी IDR है वो डील करी जाएगी डिपॉजिटरी में, और अगर आपका जो अंडरराइटर्स है उनके द्वारा वो करी जाती है। तो द मैनर ऑफ सेल, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ IDR, ये सब भी आपकी इनसे रिगार्डिंग इनके रिगार्डिंग रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपकी बनाती है, उन्हीं के रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। तो जो भी आपकी जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है अकॉर्डिंग टू द रूल 13 वो आपकी जो भी आपकी ऐसी कंपनी है shall make an issue of Indian depository receipt unless it complies with the conditions mentioned under this rule। जो रूल 13 है आपके जो इसी कंडीशन से उनको अब तक सेटिस्फाई ना करती हो। इन एडिशन टू द
और उसके बाद जो भी आपके रूल्स हैं सिक्योरिटीज़ एंड उसके बाद जो भी आपके रूल्स हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, एंड उसके बाद जो भी आपके डायरेक्शंस इशू करे गए हैं आरबीआई के अगेंस्ट। तो ये तीनों चीज़ें जो आपकी हैं वो तीनों चीज़ें आपकी, ये जो तीनों आपकी चीज़ें हैं, आपका रूल 13 और आपके जो सेबी के जो भी आपके रूल्स हैं और जो भी आपके डायरेक्शंस हैं आरबीआई के, उनको फॉलो करने के बाद ही जो आपकी कंपनी है वो आईडीआर वो कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। इफ़ ए फॉरेन कंपनी कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 of the Companies Act 2013, the foreign company shall be punishable with the fine which shall not be less than 1 lakh rupees and but which may extend to 3 lakh rupees, and in the case of a continuing offence with an additional fine which may extend to 50,000 rupees every day after the first, during which the contravention continues, and every officer of the foreign company, जो भी आपका contravention जिसने भी किया होगा, shall be punishable with fine not less than 25,000 rupees but which may extend to the 5 lakh rupees। तो आपकी फॉरेन कंपनी अगर वो कोई भी कंट्रावेंशन करती है तो मिनिमम 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का फ़ाइन लग सकता है, और उसके साथ ही अगर वो जो कंट्रावेंशन है वो कंटिन्यू रहता है तो 50,000 रुपीज़ डेली का भी आपका जो फ़ाइन है वो लग सकता है। और जो भी आपके उसमें जो भी ऑफिसर्स जो आपके हैं कंट्रावेंशन में उनके वो भी पनिशेबल हैं, आपकी कम से कम 25,000 रुपये और मैक्सिमम आपका जो है वो 5 लाख रुपीज़ तक। तो इसी के साथ हमारे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का रिवीजन हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।